दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर लेखपाल की लगातार तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको ग्रामीण प्रवेश, साथ में यूपीजी के हिंदी और सामान्य अध्ययन की तैयारी कराई जा रही है। तो जो भी भाई बहन पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देखते चलें। और यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर लेखपाल की भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मदद की ज़रूरत ये है क्योंकि सरकार आपकी जो है वो आपकी अंधी है, उसको यहाँ पर जगाना पड़ता है समय समय पर, और वो प्रेशर में आके नोटिफिकेशन रिलीज कर देती है। जरूरी नहीं कि एग्जाम कराएगी या नहीं कराएगी, है ना। इसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं लेखपाल भर्ती के लिए यहाँ पर ट्विटर कैंपेन आपका चलाया गया है। सभी की मदद से ये कह सकते हो सकता है। अगर हमारे अकेले होने से होता तो आप लोगों की ज़रूरत नहीं थी, हम अकेले कर लेते, लेकिन ये जो आपका होना है आप लोगों की मदद से होना है। इस कारण से 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे आप लोगों को ट्वीट करना है यहाँ पर यूपीएसआई लेखपाल वैकेंसी, जो कि कह सकते हैं पब्लिश नोटिफिकेशन, ठीक है, ये तो आपको करना है। साथ में यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट है इसके बारे में भी आपको ट्वीट करना है। यहाँ पर काफ़ी चैनल वाले यहाँ पर कह सकते हैं ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर नहीं आपका ट्वीट करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम देने वाले हैं वो लोग सभी चैनल में जाएं और उनसे आग्रह करें कि सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं और आप लोग एग्जाम डेट जो फॉरेस्ट गार्ड की उसके लिए ट्विटर करवाएं। तो हो सकता है आपकी बात लगभग सुन ली जाए, क्योंकि जब सब लोग सुनेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। और लेखपाल के लिए वही रही बात लेखपाल की, तो भाई लेखपाल में आपको देखना है, ये आपको कराना है, ट्वीट करना है, ठीक है, यूपीएसआई लेखपाल वैकेंसी, ठीक है, पब्लिश नोटिफिकेशन जो आपका है यूपीएसआई लेखपाल नोटिफिकेशन, ठीक है। और आपको यहाँ पर ट्वीट किस में करना है, तो ये जो आपको दिए हैं इनमें आपको ट्वीट करना है, ठीक है ना, यूपी गवर्नमेंट और आपका माई योगी आदित्यनाथ, और तीसरा आपका है सीएमओ ऑफिस यूपी, ये आपको करना है। ये जानकारी है आपको देना था, जो कि आपको यहाँ पर टाइम निर्धारित किया गया है 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन। देखिए पढ़ते तो हम रोज ही हैं, हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन कह सकते हैं पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर वैकेंसी ही नहीं आएगी तो कोई मतलब भी तो नहीं होता है ना। इस कारण से आप लोग भागीदार हैं इस वैकेंसी में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि वैकेंसी आए तो भी इसके जिम्मेदारी भी आप हैं, आप लोग ट्वीट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन में। कह रहा आपसे पहला पॉइंट दिया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। कितना अच्छा प्रश्न आपका है कि वह संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। और ये जो अधिकार दिया गया है ये दिया गया है भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन का यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार दिया गया है कि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसे संसद में संबोधित करने का अधिकार मिल गया है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा जो लगी हुई है वो किस किस राज्य के साथ लगी हुई है। 52 का जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका पंजाब है तो पंजाब के साथ लगा नहीं है, पश्चिम बंगाल के साथ तो लगी नहीं है, पंजाब के साथ तो लगी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा आपकी बनाती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन और यहाँ से बना जाते हैं, जैसे कि जो लखनऊ प्रदेश है, लखनऊ जो आपकी राजधानी है वो आपकी प्रशासनिक राजधानी है, और जो प्रयागराज है वो आपकी न्यायिक राजधानी है, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका सी नंबर। यह आपकी है कौन सी, तो वाराणसी है, याद रखिए वाराणसी, है ना, जो बनारस या काशी जो भी कहा जाए ये सभी आपको हैं, तो वाराणसी आपके यहाँ पर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर आपका स्थित है, ठीक है। और कह सकते हैं हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है, इसे आपका जो कहा जाता है मंदिरों या घाटों का नगर भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और वाराणसी जो आपका है, वाराणसी का पुराना नाम आपका काशी ही हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये जो आपका स्थित है कहाँ पर स्थित है, जो आपका चिन्ह लिया गया है, ठीक है, अशोक स्तंभ से जो आपका लिया गया है, तो अशोक चिन्ह भारत का एक राज की प्रतीक है
और इसको सारनाथ से मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सारनाथ। बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और हमने यूपीजी के कंप्लीट लगभग करा दिया है, वहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था या फिर किसने किया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो आपकी है यह आपके कहां पर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर, आपकी मथुरा में है। कहां पर है, आपके मथुरा में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर वर्षा क्यों होती है। मतलब अगर इसे मैप से समझेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। ये जो आपका है यह कह सकते हैं कि आपका अरब सागर है, ये आपका कैसे पश्चिम है, यह आपका दक्षिण है। ये जो आपका एरिया आता है इसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, और ये जो आपका है ये दक्षिण पूर्वी मानसून है। तो यहाँ पर देखिए वर्षा जो आपकी होती है इससे आपकी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया है। तो कह सकते हैं पश्चिमी घाट, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा कि पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर काफी पहाड़ियां हैं जिससे कारण यहाँ पर बहुत सारी बारिश हो जाती है, और इसके बाद जो बचता है मानसून वो आपकी चेरापूंजी में कर देता है। चेरापूंजी करने के बाद फिर वो आपकी उत्तर भारत में बारिश कराता है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी आपकी बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जो आपकी अरावली पहाड़ियां हैं इस कारण से। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो मानसून बिल्कुल से आपका ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक। मतलब पूछा गया है कि जो आपके द्रव्यमान है, लंबाई है और समय की अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है उसका मात्रक पूछा गया है। एसआई मात्रक क्या होते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, लंबाई का और समय का। राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब मिल चुका होगा। जो आपका एसआई आपका जो पूछा गया है किलोग्राम, फिर आपके यहाँ पर दिया गया है मीटर और आपका सेकंड, ये होते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो कि एसआई मात्रक हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय के। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। शरीर ऊतक और आपके द्रव से संबंधित है। ये जो आपकी शाखा है, ये जो आपकी शाखा है वो आपकी होती है पैथोलॉजी। ठीक है, कौन सी होती है, पैथोलॉजी के द्वारा ही रोग का पता लगाया जाता है। रोग का पता लगाने के लिए शरीर के ऊतक, द्रव का परीक्षण करना पड़ता है ना। इस प्रकार से आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि पेडियाट्रिक्स जो होता है ये बच्चों के रोग से संबंधित आपका है। वहीं पर आपका दिया है फिजियोथेरेपी जो होता है वो व्यायाम से शरीर के मांसपेशियों को सही अनुपात में सक्रिय करने की विधि है। वहीं पर आपका दिया है फार्माकोलॉजी जो आपका होता है ये क्या होता है, ये औषधियों से संबंधित आपका है। अर्थात इस प्रकार से जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त के मंत्री आपके कौन थे, कौटिल्य। उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। मतलब कह सकते हैं जो आपके कौटिल्य साहब थे ये जो आपके थे ये प्रसिद्ध क्यों हुए थे, इन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना किया था। ये ग्रंथ आपका कौन है, तो आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो आपका है ये कह सकते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध और कह सकते हैं महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ भी है, और इसके रचनाकार किसने हैं, मतलब आपके कौटिल्य हैं। समझ में आ गया ना। कौटिल्य के बहुत नाम होते हैं। कौटिल्य के नाम में देखा जाए तो कौटिल्य के एक नाम होता है आपका, कौटिल्य तो है ही, साथ में आपका विष्णुगुप्त भी इनको पुकारा जाता है इनको नाम में। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो ये बुक है ये पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जैसिंडा आर्डर्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथनों पर विचार करना है कि क्या बात सही है, क्या बात नहीं सही है। शायद इसमें से कूट वाला आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये इस प्रकार से दिया गया है। तो समझ लीजिए, पहला पॉइंट आपका दिया है कि जो आपकी जैसिंडा आर्डर्न हैं ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हैं, जो कि बिल्कुल सही है।
वो अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। वो अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ये भी सही है। और चौथा आपका है कि वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रशासिका हैं। तो ये चारों ही पॉइंट सही हैं, जो कि चारों पॉइंट आपको देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। समझ में आ गया ना, काफी अच्छा प्रश्न आपका है। और अगला प्रश्न आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, ये डेट याद रखना, डेट याद रखना 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल और जो आपका 1526, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। और यह युद्ध संभवतः देखा जाए तो बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण ही यह आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। और दिल्ली के उस समय कौन थे, इब्राहिम लोदी, जो कि अफगान शासक थे, इस कारण से याद रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 62 का ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच आपका हुआ था, ठीक है। और इसमें से इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ था, और कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरने वाला यही आपका शासक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, या किस कारण से। यहाँ पर देखिए, एक आपने ऐसे सुना होगा कि इस प्रकार से होता है, अगर इसे थोड़ा सा वो कर दो तो कंपन होने लगता है, ठीक है। ये बच्चों को खिलौना भी आता है और एक लोहे का होता भी है। अगर कान की अगर दिखाने गए हो किसी में, तो वो ऐसे मेज में मारते हैं, उसको कान में सुनाते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंपन होती है वो सुनाई देती है, वो किस कारण से होती है, तेज ध्वनि। तो 63 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। वहां पर कह सकते हैं आपके होते हैं प्रणोदित कंपन होने लगते हैं, क्या होते हैं, प्रणोदित कंपन आपके हो जाते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में कितनी वृद्धि के कारण होता है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ये मुख्यतः देखा जाए वायुमंडल में कितनी वृद्धि के कारण आपका होता है, किसकी ये दिया है, माफ करिए, किसकी दिया है ना, किसकी वृद्धि के कारण। तो भाई वृद्धि किसकी हो जाएगी, अगर देखा जाए CO2 की मात्रा बढ़ती है तो आपकी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ने से यहाँ पर ग्रीन हाउस मुख्यतः आपकी कह सकते हैं वृद्धि होती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विज्ञापन, साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है। देखिए, जो आपके विज्ञापन किए जाते हैं ना, साइन बोर्ड और आपके सजावटी जो बत्तियां होती हैं, तो उनमें जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है वो आपकी गैस कौन सी होती है। ये गैस जो आपकी होती है, इनमें से आपकी नियान गैस आपकी प्रयुक्त होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, आपका ए नंबर, नियान गैस। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन होता है, यह अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, यह अध्ययन किया जाता है आपके इथोलॉजी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था, हुंडी का क्या तात्पर्य है। देखिए, वाणिज्यिक व्यापार के लिए हुंडी क्या होता है, हुंडी का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा कि हुंडी क्या है। तो ये हुंडी जो आपका है, ये कह सकते हैं हुंडी के तात्पर्य विनिमय पत्र से होता है, क्या होता है, विनिमय पत्र होता है, उसमें पत्र होता है, सिंपल सी बात समझिए, विनिमय पत्र होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विनिमय पत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। सिंपल सी बात आपसे पूछा गया है कि जो आपका भारत के नेपोलियन के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, जो आपके समुद्रगुप्त हैं, कौन है आपके, समुद्रगुप्त हैं, ये गुप्त राजवंश का चौथा राजा है ना, और कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, ठीक है। और यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक में एकमात्र यही आपका है जिसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अर्थात प्रेसिडेंट कौन थे। तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे, ये थे आपके WC बनर्जी, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, WC बनर्जी थे, ठीक है, WC बनर्जी थे। 69 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो आपका डेट याद रखना है 28 दिसंबर याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 में आपको हुई थी। दोपहर 12 बजे मुंबई में गोकुल दास
तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में आपकी हुई थी और इसके संस्थापक आपके थे एओ हुम और प्रथम अध्यक्ष आपके थे व्योमचंद्र बनर्जी। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। सिंपल सी बात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है और मामल्लपुर का जो आपका सूर्य मंदिर है, इनके बीच जो समानता है वो समानता किस चीज़ की है। ये समानता जो आपकी है ये किस चीज़ की है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। दोनों ही आपके क्या हैं, ये ठोस चट्टानों से आपके उत्कीर्ण किए गए हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सरफेस मलिंचिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देख लीजिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, ठीक है। सरफेस मलिंचिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये जो आपका सरफेस मतलब सतह होती है ना, तो ये जो आपका एक कह सकते हैं संसाधन या संरक्षण तकनीकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी संसाधन संरक्षण तकनीकी। संरक्षण मतलब कि भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को पलवार ये कह सकते हैं मल्ब कहते हैं। पलवार बिछाने के कई प्रयोजन होते हैं, जिसमें से आपकी भूमि की नमी का संरक्षण, भूमि की उर्वरता, स्वास्थ्य की वृद्धि, खरपतवार की वृद्धि को रोकना, क्षेत्र के दूर सौंदर्य को बढ़ाना, ये आपकी जो आते हैं इसी तकनीकी के अंदर आता है संसाधन संरक्षण तकनीकी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। देखिए कौन सी ऐसी मृदा है जिसकी ढुलाई आपकी गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। हो सकता है आपके लिए आज का टेस्ट बहुत अच्छा हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आपकी हिमनद मृदा होती है, इसकी ढुलाई जो आपकी ढुलाई होती है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। तो ऑप्शन है पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपकी हिमनद मृदा होती है, इसकी जो ढुलाई होती है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला बनाई जाती है इसमें से अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, वही खत्म करते हैं उस चीज़ को। मान लो कोई डेड बॉडी है तो उसके पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने कौन कार्य करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो किस प्रकार से देखा जाए ये जो आपके होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अपघटक, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देना, ये इन्हीं का कार्य होता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया, फंगी ये सभी इसी कार्य करते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में अर्थात अपघटित कर देते हैं, मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं। तो आपका यही होती है खाद्य प्रक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया ना कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक, जिन्हें अपघटक कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है। देखिए भूरा कार्बन और भूरा कार्बन जो उत्सर्जन है वो आपका कौन सा है। भूरा कार्बन उत्सर्जन जो आपका है, याद रखिए आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, कि यह ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है। भूरा को जो आपका कार्बन है, भूरा कार्बन उत्सर्जन, ये जो ईंधन होता है वो अपूर्ण दहन अर्थात पूरी तरीके से दहन नहीं होता है, वही आपका भूरा उत्सर्जन देखे होंगे आप कि कहीं पर अगर लकड़ी जल रही है और भूरा अगर कह सकते हैं कि उसमें से धुआं निकल रहा है तो देखते हैं कि लकड़ी पूरी तरीके से जली नहीं होती है ना। तो सिंपल सी वही बात कह सकते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं। देख लिए वर्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आपका है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपके रखे गए हैं। तो ये जो आपके रखे गए हैं आपके ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ये रखे गए हैं वेलेंसिलिका ऑफ बोन जीसस, जो कि आपका जगह है वेल्हा, आपकी गोवा में पड़ती है। तो आपके सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव अवशेष कहाँ पर है, तो आपकी गोवा में है, वेल्हा गोवा में है। ऑप्शन के यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपके 25 प्रश्न और हमने बता दिया, जो बच्चे बाद में जुड़े उनको बता दें कि आप लोगों के लिए ही यहाँ पर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, लेखपाल नोटिफिकेशन के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, कब लेखपाल की आएगी। तो भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमारे से हो जाता तो हम आपको ना बोलते, आपसे कुछ नहीं बोलते कि आप करिए या ना करिए, लेकिन ये लड़ाई आप लोगों की है और आप लोगों के माध्यम से ये जंग जीती जा सकती है। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे आपको ट्विटर कैंपेन में यहाँ पर कह सकते हैं यूपीएसआई, लेखपाल और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो हमने बता दिया है
क्या बताया है कि यूपीएसआई लेखपाल वैकेंसी क्या करना है, पब्लिश यूपीएसआई लेखपाल नोटिफिकेशन, इस पर आपको ट्विटर करना है। और जो फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं उनको हमने बता दिया है कि आप लोग भी यहाँ पर इतना तो करेंगे, साथ में आपको फॉरेस्ट गार्ड जो आपका एग्जाम डेट है इसको आपके कह सकते हैं पब्लिश करने के लिए बात कहेंगे। और कह सकते हैं कि लगभग चैनल पर यही दो बात हो रही है। कौन सी दो बात, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका यूपीएसआई और लेखपाल वैकेंसी नोटिफिकेशन के लिए हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट आ जाए तो भाई आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग सभी यूट्यूब में जहाँ जहाँ पर ये कैंपेन चल रहा है, खास करके एग्जामपुर में जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी सिर्फ 2 चीज़ों की बात कही गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर कमेंट करेंगे तो सर सुनेंगे, सर आपसे नाराज़ हैं, ठीक है, विवेक सर नाराज हैं क्योंकि आप लोगों ने साथ नहीं दिया था। कुछ ही बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं पदयात्रा में शामिल हुए थे, है ना, सभी लोग साथ नहीं देते हैं। यहाँ पर बच्चे ही साथ नहीं देंगे तो भाई कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, फिर आपकी मर्जी, ठीक है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है तो भाई एक ट्वीट तो कर सकते हैं, ठीक है, ट्वीट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए हो रहा है और आपके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई जिन लोगों को फॉरेस्ट गार्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर इस पर बात करें। एक साथ कम से कम 100 मैसेज कर दीजिए जाके फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी चलाइए, फॉरेस्ट गार्ड की चलाइए तो जरूर सुनेंगे। जो लेखपाल के लिए हैं वो लोग जरूर यहाँ पर ट्विटर कैंपेन करेंगे। 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे करना है, ठीक है। और किस पर करना है, किस साइट पे करना है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट और आपके माई योगी आदित्यनाथ और आपका सीओ ऑफिस यूपी, ठीक है, इस पर आपको करना है। तो ये जो आपका है कह सकते हैं कि आपको डेट आपको दे दी गई है। अभी तक सब हवा में उड़ रहे थे कि ये आज कर दें कल कर दें, लेकिन हमने बताया था कि जब डेट निर्धारित हो जाएगी तभी हो सकता है, अन्यथा एक यूट्यूब वाला कुछ नहीं कर सकता, उसकी बेइज्जती कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आपको अगर पसंद आया है तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी को बता दें कि ट्विटर कैंपेन आपका चालू होने वाला है 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। समझ में आ गया? तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।